नमस्कार बच्चों। आज आप सभी को मैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसिड बेस और सॉल्ट जो है क्लास 10th। नमस्कार बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण को जानने से पहले ये कुछ इमेजें आप लोगों को दिखाऊंगा। इस इमेज को आप पहचानते होंगे और इसका टेस्ट कैसा है इसको भी आप जानते होंगे। इसके बाद ये आपके सामने दूसरी इमेज है और अ, इस इमेज को देखने पर आप लोगों को सीधे इसका टेस्ट पता चल जाएगा। अब मैं सीधे यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो एसिड्स होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन होती है और क्या प्रॉपर्टीज होती है। जो एसिड्स होते हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये एसिड्स हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जो एसिड्स हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं, शोर इन टेस्ट। इसी तरह से यह ब्लू कलर के लिटमस यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। आप सीधे सीधे इस तरह से भी कह सकते हैं नीला, 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 नीला अम्ल, यानी कि नी फॉर नीला और ला फॉर लाल, अम्ल, नीला अम्ल। इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे तो सीधे सीधे आप परीक्षा में नहीं भूलेंगे। तो अर्थात जो एसिड्स हैं यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड एक्सेट्रा। इसी तरह से जो बेसिस हैं, बेसिस क्या होते हैं, इनका स्वाद क्या होता है, इनका स्वाद जो है कड़वा होता है। बेसिस यानी कि क्षार जो होते हैं इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, कसेला होता है और इसको टच करने पर यह सोपी टच होता है इनका, यानी कि साबुन जैसे होते हैं। और यह रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, यानी कि ला नी छा। शॉर्ट ट्रिक इसकी बना सकते हैं हम, ला नी छा अर्थात लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन करता है, छार। कॉमन एग्जाम्पल्स आर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो आप चाहे इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जलीय घोल में, जलीय विलयन में यह हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नींबू का रस, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और इसी तरह से स्वाद में क्षारक जो हैं वो कड़वे होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर H+ आयन, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, H+ आयन लिखेंगे। इसको ये H कर दिया मैंने, तो होम में आएंगे और ये आते हैं हम इसमें, H+ आयन है और ये HCl है। ये प्लस थोड़ा सा ऊपर लगेगा, ये बाद में लगा दूंगा मैं। इसी तरह से ये OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन। तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये हो गया आपका। जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। खाने का सोडा, साबुन और चूने का पानी इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वे सारे इंडिकेटर्स जो एसिडिक और बेसिक मीडिया में अपनी स्मेल को चेंज करते हैं उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है, जैसे ऑनियन, क्लोव एंड वेनिला। तो ये एग्जाम्पल हैं जो आप घरों में देखते हैं, इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके बाद एसिड है, इसका लिटमस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे क्या हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स सूचक होते हैं, जैसे लिटमस हो गया, नेचुरल इंडिकेटर होता है। फिनोप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। तो जो एसिड है, एसिड यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें इसका जो कलर है वो नीले से लाल हो जाता है एसिड में। फिनोप्थेलिन में इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज में
मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है। इसी तरह से जो बेस है यहाँ रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और फिनेप्थलीन के कलर को पिंक कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज के कलर को येलो कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे कि एसिड बेस का इंडिकेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह से हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। जो एसिड है यह मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। तो एसिड हमेशा मेटल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करता है। जैसे जिंक की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है जो कि एक सॉल्ट होता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से आयरन की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसी तरह से जो बेसिस हैं यह भी मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जिंक के साथ करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरह से जो एसिड है और बेस है वह मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया गया है जिसमें कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं। जब इनमें रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या है हाइड्रोजन गैस निकलती है और जब हम इसको यहाँ से निकास नली के द्वारा सोप वाटर में क्या करते हैं, सोप वाटर से गुजरने देते हैं तो हाइड्रोजन के बबल्स, हाइड्रोजन गैस से भरे बबल्स निकलते हैं जो कि जैसे उस पर कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ ये बबल्स क्या करेंगे, जलेंगे। इसके बाद है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद ईच अदर। मेटल कार्बोनेट है और मेटल बाइकार्बोनेट है, यह एक दूसरे के साथ रिएक्ट इस तरह से करते हैं कि मेटल कार्बोनेट है यह एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मेटल कार्बोनेट आपके पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, तो आपको जो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको यहाँ पर करना है। तो सोडियम कार्बोनेट जिसको धावन सोडा भी कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट NaCl बनाता है और H2O बनाता है और CO2 गैस इससे निकलती है। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाता है और H2O इसमें बनती है और CO2 गैस निकलती है। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, CO2 गैस निकलती है और जैसे इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रभावित करते हैं तो इसका कलर दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम CO2 के साथ करते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ CO2 जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जब CO2 की अभिक्रिया इसके साथ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और एक्सेस ऑफ CO2 जब इसमें पास करते हैं तो यह कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि सोल्यूबल इन वाटर होता है और इससे इसका कलर जो होता है वो चेंज मतलब डिसअपेयर हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप लोग नोट कर देंगे, नोट डाउन ऑल दी केमिकल रिएक्शंस। सभी नोट्स यहाँ पर जो है बढ़िया ढंग से बना देने हैं। अब है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो एसिड का इफेक्ट और बेस का इफेक्ट जब इन दोनों की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाइड कर देते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अर्थात जब हम किसी बेस की और किसी एसिड की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का निर्माण होता है
और साथ में वाटर भी बनता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम H2SO4 के साथ करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन रहा है और H2O बन रहा है। यानी कि जनरल इक्वेशन हमारी क्या होगी, एसिड प्लस बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो आप लोगों ने इसको बड़ी सावधानी से इसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जितना भी आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है सारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, और आप लोगों को इसको बड़ी गंभीरता से देखना होगा। इसी प्रकार से रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि आप लोगों ने बहुत से बर्तन देखे होंगे, बहुत सी जो है धातुएं देखी होगी जिनके ऊपर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, वो काले हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो उनको साफ हम जनरली किससे करते हैं, इमली से करते हैं, या फिर लेमन का यूज करके करते हैं, या फिर एसिड का यूज करके करते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आएगा कि हम इनका यूज करते क्यों हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड होती है, मेटल के बाहर की जो परत होती है, इसमें जब एसिड की रिएक्शन होती है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, अर्थात यह क्या करेगा, इसके बाहर के जो ये काली परत इसके ऊपर या हरी परत इसके ऊपर जम जाती है, इसको एसिड डिजोल्व कर देता है, और इस यह क्या हो जाता है, चमचमा उठता है। तो सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है, तो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी कि एसिड और बेस अभिक्रिया करके सॉल्ट का निर्माण करते हैं। तो मेटल जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं। हालांकि कुछ मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटोरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह एसिड के साथ मिलकर के भी सॉल्ट बनाता है और बेस के साथ मिलकर के भी सॉल्ट बनाता है, यानी कि एसिड के साथ बेस की तरह व्यवहार करता है और बेस के साथ एसिड की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसका अच्छा उदाहरण है। इसकी अभिक्रिया जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये क्या होता है, एक सॉल्ट होता है प्लस वाटर बनता है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यह किसके साथ, बेस के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बना रहे हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गए, बेसिक नेचर के होते हैं जनरली, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें यह भी पता चलता है। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। जो सभी एसिड है इनमें क्या कॉमन होता है, तो सभी जो एसिड्स हैं इन सब में हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये H प्लस और H3O प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। जो हाइड्रोनियम आयन है या H प्लस आयन है, इसकी वजह से जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ एक्वस सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, H प्लस आयन नहीं देते हैं। इसका मतलब जो H प्लस आयन जो सब्सटेंस या जो विलयन नहीं देते हैं उन्हें हम नॉन एसिड्स कहते हैं, वो एसिड्स नहीं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज और अल्कोहल ऐसे ही क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि नॉन एसिडिक होते हैं। व्हाट हैव ऑल बेसिस इन कॉमन। इसी तरह से बेसों में क्या कॉमन होता है, तो सारे जो भी बेस होते हैं इनमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन प्रोड्यूस करने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें OH नेगेटिव और सोडियम प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और कैल्शियम प्लस आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। OH आयन के कारण ही बेसिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। अब है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है, जब हम एसिड के साथ
क्या है, वाटर मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, उसका कंसंट्रेशन कम करते हैं पानी मिला करके, तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं। लेकिन वी मस्ट स्लोली एडेड टू वाटर, हमें हमेशा वाटर को धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, बिकॉज डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमने एकदम इसमें क्या कर दिया, वाटर मिला दिया, तो इट मे कॉज बर्न्स ड्यू टू एसिड स्प्लेश एंड कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ ग्लास कंटेनर। यह क्या कर, एसिड स्प्लेश होने के कारण इसमें क्या कर सकता है, ग्लास कंटेनर को ब्रेक कर सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है। तो कभी भी डाइल्यूशन हमें क्या करना चाहिए, वाटर को स्लोली ऐड करके करना चाहिए। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम एसिड और बेस को क्या कर देते हैं, पानी के साथ मिला देते हैं, तो इसके जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, यानी कि एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वो डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसके बाद इसमें आते हैं पीएच स्केल पर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन स्केल भी इसको कहा जाता है, या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है इसको। इट इज ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, इसको मापने का क्या है, स्केल है, इसको पीएच स्केल कहा जाता है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका पीएच हमेशा कम होगा, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो उसका पीएच स्केल ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच कम है, और यहाँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज़्यादा है। और ये पीएच स्केल है, यहाँ एक से लेकर और कितने तक, 14 तक जो है इसमें नंबर लिखे गए हैं। तो बीच का जो पॉइंट है वो 7 है। तो 7 जो पॉइंट है यह वाटर का होता है और यह न्यूट्रल होता है, इसको उदासीन कहा जाता है। यह ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। लेकिन 7 से नीचे जितने भी आएंगे इसको हम एसिडिक कहते हैं, और 7 से ऊपर जितने भी सॉल्यूशन आते हैं उनको हम बेसिक कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जिसमें गैस्ट्रिक जूस या हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आते हैं। लेमन जूस का 2 होता है, एप्पल जूस का 3 होता है, टोमेटो जूस का 4 होता है, ब्लैक कॉफ़ी 5, मिल्क का 6 होता है। तो ये क्या है, ये 7 से नीचे सारे एसिडिक हैं, सारे एसिड हैं। और ऊपर जब हम चलेंगे यहाँ पे एग है, बेकिंग सोडा है, सैंड सोप है, अमोनिया सॉल्यूशन है, ब्लीच है, ठीक है, और कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज है। ये सारे क्या है, बेसिक हैं। तो ये क्या है, हमारे एक पीएच स्केल है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का डेली लाइफ में क्या योगदान है। डेली लाइफ में हमारी बॉडी एक निश्चित पीएच के अंदर काम करती है, वो है 7.0 से 7.8। इसी तरह से जो रेन वाटर है वैसे इसका पीएच 7 होना चाहिए, लेकिन अगर इसका पीएच मान 5.6 से जब नीचे आ जाता है, तो 5.6 से नीचे आ जाता है तो इसको एसिड रेन कहते हैं। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो क्रमशः नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जैसे ही बरसात का पानी उसमें मिलता है। इसे ही एसिड रेन कहा जाता है। प्लांट्स नीड ए स्पेसिफिक पीएच फॉर द ग्रोथ। सभी प्लांट्स जो होते हैं इनके लिए एक क्या है, स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए। उस पीएच पर वो जल्दी और बढ़िया ढंग से ग्रोथ करते हैं। इसलिए हमें जब भी खेती करनी है तो हमें पीएच वैल्यू जरूर चेक करनी चाहिए सोयल की। तो यहाँ पे पोटैटो दिया है 4.8 से 6.5 होना चाहिए, कैरेट के लिए इतना होना चाहिए। तो ये टेबल आप देख सकते हो। कैबेज के लिए 6.0 से 7, यानी कि इसके लिए बेसिक चाहिए। तो अगर कैबेज को उगाना है और उसका पीएच 4.8 के समथिंग है तो इसका मतलब कैबेज वहाँ सही नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हल्का बेसिक करना पड़ेगा। तो बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा, चूना मिलाना पड़ेगा मिट्टी में। तो पहले आप पीएच जांचेंगे, उसके बाद उसमें उस हिसाब की खेती करेंगे। इसी तरह से हमारा जो स्टोमक है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड
का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ज़्यादा एसिड जब प्रोडक्शन होता है तो इससे इंडाइजेशन कॉज हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। टू गेट रिड ऑफ द एसिडिटी बेसिस कॉल्ड एंटासिड। इस एसिडिटी से हमें क्या है, थोड़ा आराम दिलाने के लिए, इसको नलीफाइड करते हैं, इसकी जो इफेक्ट है इसको नलीफाइड करने के लिए हमें कुछ बेसिस का यूज करना पड़ता है जिसको एंटासिड्स भी कहते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मार्केट में जेलुसिल ब्रांड नेम से बिकता है, गैसोफार्ट्स नाम से बिकता है, ठीक है, और डाइजीन सिरप नाम से बिकता है। तो इन सब में क्या होते हैं, इन सब में एंटासिड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा जो एसिड होता है उसको इफेक्ट को कम करते हैं। इसी तरह से हमारे दंत क्षरण का प्रमुख कारण होता है एसिड, यानी कि जब हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया है वह एसिड का प्रोडक्शन करते हैं तो दांत का जो सबसे बाहरी आवरण है जिसको इनेमल कहा जाता है, इस इनेमल के बाहरी भाग को एसिड बहुत नुकसान करता है जिससे कि उसमें कैविटी बन जाती है जिसको टूथ डेके भी कहते हैं। तो फूड पार्टिकल जो रिमेनिंग मुंह के अंदर बच जाते हैं उससे जो बैक्टीरिया होते हैं एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, टूथ डेके हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सुबह और शाम किसका प्रयोग करना चाहिए, टूथपेस्ट का। और टूथपेस्ट बाय नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, तो टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब मधुमक्खी और चींटी कभी जो है डंक मारती है और आपके अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है, इसके अंदर मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड होता है। तो हम जहां पे डंक लगा हुआ है, इमेज में आप देख सकते हो, उस डंक के आसपास क्या है, कोलगेट की क्या कर सकते हो, मालिश कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो जहर होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। कुछ जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड हैं जैसे विनेगर, सोर्स, नेचुरल सोर्स क्या है, विनेगर, इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह से ऑरेंज है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड है, इसमें टार्टिक एसिड होता है। टोमेटो है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसी तरह से सोर मिल्क है, इसमें यानी कि खट्टा दूध है, इसमें क्या है, दही में लैक्टिक एसिड होता है। इसी तरह से लेमन है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसी तरह से जो एंट स्टिंग है यानी कि चींटी की जो डंक है, इसमें फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड होता है। इसी तरह से नेटल स्टिंग है जिसमें कि मेथेनोइक एसिड होता है। इसी तरह से जो साल्ट का पीएच है वो क्या होगा, जब हम एसिड और बेस के रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, जो कि क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम रिएक्शन करते हैं तो NaCl और H2O बनता है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो एसिडिक टाइप का अमोनियम एसिडेट, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम क्या कर सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में कर सकते हैं, CFC पेस्टिसाइड्स में कर सकते हैं, डिग्रीजिंग मेटल सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, ब्लीच करने में, घरों में जो है ब्लीच करने में जो है इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, एक पाउडर जिसका यूज हम जनरली करते हुए देखते हैं नगर पालिका वाले, या हम अपने घरों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर को छिड़कते हैं या इसके सॉल्यूशन को का छिड़काव डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। आओ देखते हैं ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, इसी को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका यूज कॉटन को ब्लीच करने में, लाइनिन को ब्लीच करने में, वुड पल्प को ब्लीच करने में किया जाता है। यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है और यह डिसइंफेक्टिंग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब है बेकिंग सोडा फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट किससे बनता है? NaCl से बनता है। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 की रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। तो यह पाउडर क्या, बेकिंग सोडा कहते हैं। इस बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसको धवन सोडा कहा जाता है। और इससे H2O निकलता है और CO2 निकलती है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर ए मिक्सचर ऑफ, जब हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर जो हम बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें बेकिंग सोडा होता है, एडिबल एसिड्स होते हैं, और एडिबल एसिड मतलब जिसको हम खा सकते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड, तो इसी को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग इसकी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे और इसको याद करेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है और बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे हम बनाते हैं। बेकिंग पाउडर जो या बेकिंग सोडा है, उसका यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। इसमें जब एसिड की रिएक्शन होती है तो ये तुरंत CO2 बनाता है, H2O बनाता है और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनाता है। तो क्या होता क्या है, जब हम ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भरा होता है और ऊपर एक नली होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसमें नॉब लगाया रहता है। जैसे ही आप नोजल को प्रेस करेंगे, एसिड किसमें मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यह CO2 बहुत तेज़ी से बनाएगा, जिस CO2 का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? आग को बुझाने में कर सकते हैं। तो एक सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर को हम इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट से बना सकते हैं। इसी तरह से वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 10H2, या प्रिपरेशन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसका जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं वाटर के साथ तो ये बनाता है Na2CO3 10H2O, जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका यूज ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सोप बनाने में किया जाता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? जो क्रिस्टल हैं जो कि क्या लगते हैं? ड्राई लगते हैं। क्या वो रियली ड्राई है? लेकिन जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह नीले से व्हाइट हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिस्टल में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के फिक्स नंबर होते हैं जो केमिकली अटैच होते हैं इसके फॉर्मूला में। तो यहाँ पर जो नीले कलर का जो क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो इससे H2O निकल जाता है और ये व्हाइट कलर का हो जाता है, जिससे यह एक्चुअली क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने समझा। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट COSO4 1/2H2O, और दूसरा फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम हार्ड सॉलिड मास ऑफ जिप्सम। जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाते हैं? वाटर मिलाते हैं, यह हार्ड सॉलिड मास बनाता है जिसको जिप्सम कहा जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल इन POP। तो जो POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो हम इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, हड्डियां जब टूटती है तो डॉक्टर इसमें प्लास्टर कर देता है, यानी कि हड्डियों को फिक्स करने के लिए हम प्लास्टर कर देते हैं। तो खिलौने बनाने में इसका यूज होता है, डेकोरेशन मटेरियल में इसका यूज होता है, सरफेस ऑफ माउथ बनाने में इसका यूज होता है। जब हड्डियां टूट जाती है तो वहाँ पे इसको इमोबिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करके
मुझे शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और आपको जो भी कुछ दिक्कत इस पार्ट में आती है आप ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं उन समस्याओं को सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय।